study about antifungal drugs. So antifungal drugs पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि antifungal drugs होती क्या है. So हमारे पास जो जितने भी इन्फेक्शंस हमारे पास फंगस की वजह से होते हैं, वो इन्फेक्शंस हमारे पास फंगल इन्फेक्शंस होते हैं. और इन फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग हम यूज करते हैं वो आती है हमारे पास एंटीफंगल ड्रग्स. सो व्हाट आर एंटीफंगल ड्रग्स? एंटीफंगल ड्रग्स are the drugs which are used to treat fungal infections. So अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है कि जो हमारे पास फंगल इन्फेक्शंस हैं, जितने भी फंगल इन्फेक्शंस हैं वो हमारे पास कौन से ऐसे फंगस की स्पीशीज हैं जिनकी वजह से हमारे पास फंगस इन्फेक्शंस होते हैं. तो फंगस इन्फेक्शंस के लिए हमारे पास वन ऑफ द मेजर फंगस जो रिस्पॉन्सिबल है वो है कैंडिडा अल्बिकन्स. सो कैंडिडा अल्बिकन्स नाम का हमारे पास एक फंगस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास कैंडिडियासिस कॉज करने के लिए. हमारे पास एक फंगल डिसीज है जो कि है कैंडिडियासिस, और कैंडिडियासिस हमारे पास कॉज करता है कैंडिडा अल्बिकन्स. उसके अलावा हमारे पास हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, उसके अलावा हमारे पास क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस. ये जो हमारे पास डिफरेंट फंगस हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास फंगस इन्फेक्शंस को कॉज करने के लिए. सो अब इस सेक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे कि हम कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं फंगस इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए. अब फंगस इन्फेक्शंस के रिलेटेड एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास आता है कि हमारी जो बॉडी है, हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी है, वो कंप्लीटली कैपेबल है हमारे पास फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए खुद से. हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है जनरली, जो हमारे पास एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसकी जो इम्यूनिटी है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो फंगल इन्फेक्शंस को खुद से ट्रीट कर सके. लेकिन हमारे पास होता है क्या है, जो हमारे पेशेंट्स इम्यूनो कम्प्रोमाइज हैं, जिन पेशेंट्स की इम्यूनिटी को हमने हिंडर किया हुआ किसी और इन्फेक्शन की वजह से, या फिर हमारे पास अगर किसी पेशेंट का बहुत टाइम से एंटीबायोटिक के साथ ट्रीटमेंट चल रहा था, या फिर किसी पेशेंट को हमारे पास एड्स है, या फिर हमारे पास किसी पेशेंट के एंटी कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही थी, तो इन केसेस में हमारे पास क्या हो जाता है, फंगल इन्फेक्शंस जो है वो प्रिवेलेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारी बॉडी जो है वो प्रीवियस इन्फेक्शंस को हमारे पास ट्रीट करने के लिए वर्क कर रही है. सो इन पेशेंट्स के अंदर जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं वो हमारे पास बहुत बार देखा गया है कि लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस हो जाते हैं. सो इन लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए हम बहुत सारी ड्रग्स यूज करते हैं जो कि हमारे पास एंटीफंगल एजेंट्स आती हैं. अब एंटीफंगल एजेंट्स को हम क्लासिफाई करते हैं मेजर 4 क्लासेस के अंदर. सबसे पहली क्लास जो है वो है हमारे पास एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स. जो एंटीबायोटिक्स हमारे पास एंटीफंगल प्रॉपर्टीज रखती हैं. अब उसके अंदर हमारे पास फर्दर 2 क्लासेस हैं. एक क्लास है पॉलीइन एंटीबायोटिक्स. अब ये पॉलीइन के बारे में आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, जो हमारे पास जिन एंटीबायोटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं उनको हम पॉलीइन एंटीबायोटिक्स बोलते हैं. और पॉलीइन एंटीबायोटिक्स के अंदर हमारे पास एम्फोटेरिसिन बी, निस्टैटिन और हेमाइसिन आता है. उसके अलावा एक अदर्स क्लास के अंदर हमारे पास ग्लिसोफल्विन एजेंट आता है. नेक्स्ट क्लास जो है वो है हमारे पास एंटी मेटाबोलाइट्स. एंटी मेटाबोलाइट्स के अंदर हमारे पास फ्लूसाइटोसिन आता है. जो नेक्स्ट क्लास है हमारे पास एजोल्स. एजोल्स के अंदर फर्दर हमारे पास 2 क्लासेस आती हैं. एक क्लास है हमारे पास इमिडाजोल, और इमिडाजोल के अंदर है हमारे पास क्लोट्रिमाजोल, मिकोनाजोल और कीटोकोनाजोल. और ट्रायाजोल के अंदर हमारे पास जो है वो है फ्लूकोनाजोल और इट्राकोनाजोल. लास्टली हमारे पास है मिसलेनियस क्लास. मिसलेनियस के अंदर हमारे पास टर्बिनाफाइन, इकोकैम्बिन्स और कैप्सोफंजिन जैसे एजेंट्स आते हैं. अब जो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है डिफरेंट हमारे पास जो एंटीफंगल ड्रग्स है, इनका जो साइट ऑफ एक्शन होगा कि हमारे पास एंटीफंगल ड्रग्स है. एंटीफंगल ड्रग्स हम यूज किससे करते हैं, फंगस का जो हमारे पास इन्फेक्शन है, जितने भी फंगल इन्फेक्शंस हैं उनको ट्रीट करने के लिए. अब जो भी फंगल इन्फेक्शंस हमारे पास कॉज हो रहे हैं वो हमारे पास किसी फंगस की वजह से हो रहे हैं. अब हमारी जो एंटीफंगल ड्रग्स हैं इनका क्या एम होगा,
हमारे पास एंटी फंगल ड्रग्स का एम होगा टू किल फर्स्ट थिंग और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ फंगस। सो अब हमारे पास जो एंटी फंगल ड्रग्स है ये कैसे हमारे पास किल कर सकेंगी या फिर हमारे पास इनहिबिट कर सकेंगी ग्रोथ हमारे जो फंगस है उसके वो हमारे पास डिपेंड करेगा कि वो किस साइड ऑफ एक्शन पे वर्क करती है। तो जो एजेंट्स हमारे पास फंगस की ग्रोथ को स्टॉप करेंगे वो हमारे पास फंगी स्टैटिक एजेंट्स होंगे, और जो एजेंट्स हमारे पास फंगस को किल करेंगे वो एजेंट्स हमारे पास फंगी साइडल एजेंट्स होंगे। सो इनके अंदर जो हमारे पास एजेंट्स हैं, जब हम इंडिविजुअल एजेंट्स पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि कौन से एजेंट्स इनमें से फंगी साइडल है और कौन से एजेंट्स इनमें से फंगी स्टैटिक है। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। The agents which stop the growth of fungus are fungi static agents, and the agents which kill the fungus are fungicidal agents. So अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जो हमारे एंटी फंगल ड्रग्स हैं, एंटी फंगल ड्रग्स हमारे पास किस तरह से ग्रोथ को इनहिबिट करेंगी, किस साइट ऑफ एक्शन पे वर्क करेंगी, और हमारे पास या तो ग्रोथ इनहिबिट होगी फंगस की या फिर हमारे पास क्या होगा, फंगस किल हो जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारे पास जो हमारी ड्रग्स हैं वो मेजरली हमारे पास 3 साइट ऑफ एक्शंस पे वर्क करती हैं। एंटी फंगल ड्रग्स मेजरली हमारे पास 3 साइट ऑफ एक्शंस पे वर्क करती है। सबसे पहले हमारे पास आता है सेल वॉल। फंगस की जो हमारे पास सेल वॉल होती है उसको डायरेक्टली हमारे पास हमारी जो सेल वॉल की फॉर्मेशन है, या तो हमारे पास ड्रग हमारी सेल वॉल की फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देगी या फिर सेल वॉल को रप्चर कर देगी और हमारा जो फंगस है उसकी प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी। सेकेंड हमारे पास क्या है, सेकेंड जो साइट ऑफ एक्शन है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। अब हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है वो सारे के सारे जो हमारा कंटेंट है सेल का, जो फंगस का सेल है उसका जो कंटेंट है वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन मेंटेन करके रखता है, उसको लीक होने से बचाता है। तो अगर हम सेल वॉल को या तो सेल मेम्ब्रेन को रप्चर कर देंगे या फिर सेल मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन नहीं होने देंगे, तब हमारे पास क्या आएगा, एंटी फंगल इफेक्ट आएगा। और लास्टली हमारे पास जो इफेक्ट है दैट इज ऑन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस हमारे पास जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है हमारे फंगस का। तो हमारी जो फंगल सेल है उसके अंदर हमारे पास एक सेल वॉल है, उसके बाद सेकेंडली हमारे पास एक सेल मेम्ब्रेन है, थर्ड हमारे पास एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर हमारे पास डीएनए हमारे पास जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है हमारा न्यूक्लियस जो है। तो हमारे पास क्या क्या साइट ऑफ एक्शंस है, सबसे पहले या तो हमारे पास सेल वॉल के ऊपर हमारा जो एंटी फंगल ड्रग है वो एक्ट करेगा, या फिर हमारे पास प्लास सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हमारा एंटी फंगल ड्रग एक्ट करेगा, या फिर कहाँ एक्ट करेगा, हमारे पास न्यूक्लियस के ऊपर। सो 3 मेजर साइट ऑफ एक्शंस है। अब सेल वॉल के अंदर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारी जो एंटी फंगल ड्रग है वो क्या करेगी, ईदर इट विल इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, या तो हमारे पास फॉर्मेशन को स्टॉप कर देगी फर्स्ट थिंग। सेकेंडली क्या करेगी, हमारे पास जो हमारे पास अगर फॉर्मेशन ऑलरेडी हुई है हमारे सेल मेम्ब्रेन की तो उस सेल मेम्ब्रेन को रप्चर कर देगी, और जिसकी वजह से जो सारा का सारा सेल कंटेंट होगा वो लीक आउट हो जाएगा और हमारे सेल की डेथ हो जाएगी। और लास्टली हमारे पास न्यूक्लियस के ऊपर या तो हमारी जो रेप्लिकेशन है उसको स्टॉप कर देगी या फिर डीएनए को डैमेज कर देगी, ताकि हमारे पास जो सेल का फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो प्रॉपर्ली वर्क ना कर सके। सो इसके बाद हमारे पास कुछ स्पेसिफिक एजेंट्स हैं, जैसे कि हमारे पास जो न्यूमोकैम्डेंस होते हैं, न्यूमोकैम्डेंस हमारे पास वर्क करते हैं सेल वॉल के ऊपर। सेकेंडली हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो हमने ये पॉलीन एंटीबायोटिक्स और एजोल्स पढ़े हैं, एजोल्स हमारे पास ये वर्क करते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। और लास्टली हमारे पास जो ये ग्लिसियोफल्विन ड्रग है जो हमारे पास अदर्स के अंदर आती है एंटीबायोटिक्स के अंदर, ग्लिसियोफल्विन और फ्लूसाइटोसिन, ये दोनों जो ड्रग्स हैं ये हमारे पास न्यूक्लियस के ऊपर वर्क करती हैं। फिर से रिपीट करती हूँ, जो हमारे पास एकिनोकैम्डेंस और हमारे
हमारे पास न्यूमोकैम्पटेन्स हैं जो कि हमारे पास मिसलेनियस एजेंट्स के अंदर आते हैं। ये हमारे पास वर्क करते हैं सेल वॉल के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास पॉलीइन एंटीबायोटिक्स और एजोल्स वर्क करते हैं। और जो फ्लूसाइटोसिन है और ग्लिसरोफर्मिन है, ये दोनों हमारे पास इनका साइट ऑफ जो एक्शन है वो है न्यूक्लियस। उसके बाद नेक्स्ट चीज, अब हमारे पास सबसे पहला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटी फंगल ड्रग है दैट इज एम्फोटेरिसिन बी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट एम्फोटेरिसिन बी। अब जो एम्फोटेरिसिन बी ड्रग है हमारे पास, एम्फोटेरिसिन बी हमारे पास एक फंगस से अवेलेबल हमारे ऑब्टेन की जाती है दैट इज नोन एज स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस। सो स्ट्रेप्टोमाइसिन नोडोसस से मिलती है हमें एम्फोटेरिसिन बी, फर्स्ट पॉइंट। और सेकेंडली हमारे पास ये पॉलीइन एंटीबायोटिक है, यानी कि वो जो हमारे पास एम्फोटेरिसिन बी का स्ट्रक्चर है उसके अंदर बहुत ज्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास चीज आती है दैट इज हमारा स्पेक्ट्रम, कि हमारा जो फंगल एंटी फंगल ड्रग है उसका स्पेक्ट्रम कैसा है, कितने टाइप्स ऑफ। जब हमने एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में स्टार्ट करा था पढ़ना, तब हमने पढ़ा था कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फंगस रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कॉजिंग द फंगल इन्फेक्शंस। अब हमें क्या देखना है कि जो हमारी एम्फोटेरिसिन बी है वो कितने टाइप्स ऑफ फंगस को किल कर सकती है, और कितने टाइप्स ऑफ फंगस को किल कर सकती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारी एम्फोटेरिसिन बी जो है उसका हमारे पास स्पेक्ट्रम कैसा है। सो एम्फोटेरिसिन बी हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है। जितने भी हमारे पास फंगल इन्फेक्शंस होते हैं सबके अंदर एम्फोटेरिसिन बी यूज की जा सकती है। हमारे पास जो हमारी एम्फोटेरिसिन बी है इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ या वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटी फंगल एक्टिविटी है। ये हमारे पास इनहिबिट करती है कैंडिडा एल्बाइकन्स को या फिर हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम को, और क्रिप्टोकोकस जो नियोफॉर्मेंस है इन सबको इन सारे फंगसेस को इनहिबिट करती है एम्फोटेरिसिन बी। उसके अलावा जब हम एम्फोटेरिसिन बी को लो कंसंट्रेशन के ऊपर देते हैं तब हमारे पास फंगी स्टैटिक एक्शन आता है, और जब हम एम्फोटेरिसिन बी को हाई कंसंट्रेशन पे देते हैं तब हमारे पास फंगी सीडर इफेक्ट आता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, हमारे पास लो कंसंट्रेशन के ऊपर एम्फोटेरिसिन बी का फंगी स्टैटिक एक्शन आता है और हाई कंसंट्रेशन के ऊपर फंगी साइडल एक्शन आता है। सो अब बात करते हैं हमारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। जो एम्फोटेरिसिन बी है वो हमारे पास एक्ट कैसे करती है फंगस इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। तो उसके पहले हमने जब अभी पढ़ा कि जो पॉलीइन एंटीबायोटिक्स हैं वो हमारे पास वर्क किसके ऊपर करते हैं। पॉलीइन एंटीबायोटिक्स हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के ऊपर वर्क करते हैं। और सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है हमारे पास। सेल मेम्ब्रेन फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, सिर्फ हमारे पास सिलेक्टिव जो ड्रग्स होती हैं उनको अलाउ करती है एंटर करने के लिए सेल के अंदर, फर्स्ट थिंग। और सेकेंडली हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, ये हमारे पास एक लाइनिंग प्रोवाइड करती है, हमारे सेल कंटेंट को हमारे पास लीक होने से बचाती है। इट इज लाइक अ पाउच, ठीक है। तो अब हमारे पास जो फंगस की हमारी सेल वॉल होती है, फंगस की सेल वॉल हमारे पास अर्गोस्टेरॉल से बनी हुई होती है। जो हमारी फंगस की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, फंगस की सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ अ स्टेरॉइड नोन एज अर्गोस्टेरॉल। सो अर्गोस्टेरॉल से हमारे पास फंगल सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है। जो हमारी एम्फोटेरिसिन बी है, एम्फोटेरिसिन बी क्या करती है हमारे पास, बाइंड कर जाती है इस अर्गोस्टेरॉल के साथ। सो व्हाट डज एम्फोटेरिसिन बी डू। एम्फोटेरिसिन बी हमारे पास बाइंड्स टू अर्गोस्टेरॉल of fungal
फंगल सेल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करने के, जो अल्गोस्टेरॉल के साथ जब बाइंड कर जाती है तब हमारे पास क्या करती है, हमारी एम्फोटेरेसिन बी अल्गोस्टेरॉल को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स बन जाते हैं। सो हमारे पास क्या होता है, इट फॉर्म्स पोर्स इन सेल मेम्ब्रेन। अब जब हमारे पास पोर्स हो जाएंगे हमारी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, पोर्स या फिर हमारे पास क्या हो जाता है, होल्स हो जाते हैं। अब अल्गोस्टेरॉल ने सेल मेम्ब्रेन बनाई हुई है, उस अल्गोस्टेरॉल के साथ हमारी एंटीफंगल ड्रग जाके अटैच होती है। तो जब हमारी एंटीफंगल ड्रग हमारे अल्गोस्टेरॉल के साथ अटैच होती है तब वो क्या करती है, अल्गोस्टेरॉल को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। अल्गोस्टेरॉल के डिस्ट्रॉय होने के बाद हमारे पास क्या होता है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर होल्स या पोर्स बन जाते हैं, और उन होल्स और पोर्स में से हमारा जितना भी सेल कंटेंट होता है वो लीक आउट हो जाता है। सो हमारा सेल कंटेंट लीक आउट हो जाता है और हमारा जो सेल है उसकी डेथ हो जाती है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एम्फोटेरेसिन बी। अब इसके बाद आते हैं हम कि हमारे पास फंगस की सेल मेम्ब्रेन को हमारे पास स्ट्रक्चर कर रहा है हमारा एम्फोटेरेसिन बी, तो इसका हमारे पास कुछ टॉक्सिक इफेक्ट भी आ सकते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी पे। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे जो फंगल सेल मेम्ब्रेन्स है, फंगल सेल मेम्ब्रेन्स अल्गोस्टेरॉल से बनी हुई होती है, और जो ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन्स है उनके अंदर जो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट होता है दैट इज कोलेस्ट्रॉल। अब हमारे पास एम्फोटेरेसिन बी की जो एफिनिटी है वो हमारे पास जो एम्फोटेरेसिन बी है उसकी जो एफिनिटी है वो हमारे पास अल्गोस्टेरॉल के लिए होती है। एम्फोटेरेसिन बी कोलेस्ट्रॉल के साथ बाइंड नहीं कर सकती, जिसकी वजह से हमारे पास एम्फोटेरेसिन बी का ह्यूमन सेल के ऊपर इफेक्ट टॉक्सिक बहुत कम आता है। उसके अलावा हमारे पास कुछ एडवर्स इफेक्ट्स शो करते हैं हमारे एम्फोटेरेसिन बी, जैसे कि हमारे पास फीवर और चिल्स जैसे हमारे पास साइड इफेक्ट्स आते हैं। और फीवर और चिल्स को अवॉइड करने के लिए अगर किसी पेशेंट को हम एम्फोटेरेसिन बी देने वाले हैं तो उस पेशेंट को बिफोर गिविंग द एम्फोटेरेसिन बी हमारे पास क्या होता है, या तो उसको हम ऑरली पैरासीटामोल दे सकते हैं, या फिर हम उस पेशेंट को क्या कर सकते हैं, हम उस पेशेंट को हाइड्रोकॉर्टिसोन का एक इंजेक्शन लगवा सकते हैं, ताकि हमारे पास उस पेशेंट के अंदर फीवर और चिल्स जैसे जो साइड इफेक्ट्स हैं वो अपीयर ना हो। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास मसल स्पाज्म, वॉमिटिंग, डिस्पनिया, हेडेक और हाइपोटेंशन जैसे साइड इफेक्ट्स आते हैं। उसके अलावा हमारे पास एम्फोटेरेसिन बी किडनी फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे पास रीनल इम्पेयरमेंट हो जाती है जिन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास एंटीफंगल ट्रीटमेंट चल रही हो, स्पेसिफिकली एम्फोटेरेसिन बी के साथ। अब सेकेंडली हम उसके अलावा हमारे पास लिवर डैमेज होता है। हमारे पास बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं एम्फोटेरेसिन बी के। फिर से रिपीट करती हूँ, फीवर और चिल्स हैं, और फीवर और चिल्स को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, हमारे पास पैरासीटामोल या फिर हाइड्रोकॉर्टिसोन का इंजेक्शन दिया जाता है। सेकेंडली हमारे पास क्या हो जाता है, पेशेंट के अंदर मसल के अंदर स्पाज्म्स आते हैं, मसल पेन होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वॉमिटिंग और नोजिया जैसे सिम्टम्स देखे जाते हैं। डिस्पनिया हो जाता है हमारे पास पेशेंट के अंदर, हेडेक और हाइपोटेंशन जैसे साइड इफेक्ट्स भी देखे जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास किडनी डैमेज हो जाती है, रीनल इम्पेयरमेंट हो जाता है, लिवर डैमेज हो जाता है, और एनीमिया कॉज करता है एम्फोटेरेसिन बी। हमारे पास सारे, लेकिन हमारे पास वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन है हमारे एम्फोटेरेसिन बी का। जितने भी ये साइड इफेक्ट्स हैं वो हमारे पास लॉन्ग टर्म यूज के बाद देखे गए हैं। शॉर्ट टर्म यूज में हमारे पास एम्फोटेरेसिन बी के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है। और रीनल इम्पेयरमेंट को हमारे पास करेक्ट करने के लिए अगर हम एम्फोटेरेसिन बी के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो रीनल इम्पेयरमेंट को करेक्ट करने के लिए हमारे पास सेलाइन सॉल्यूशन का हमारे पास उस इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि हमारे पास अवॉइड किया जा सके रीनल इम्पेयरमेंट को। और अब नेक्स्ट हमारे पास एम्फोटेरेसिन बी जो है वो हमारे पास मोस्टली जितने भी हमारे पास फंगल इन्फेक्शंस हैं उसके अंदर वाइडली यूज्ड ड्रग है। हमारे पास
एम्फोटेरेसिन बी 0.5 mg पर kg के कंसंट्रेशन में यूज की जाती है। तो हमारे पास क्या डोज है एम्फोटेरेसिन बी का 0.5 mg पर kg ऑफ वेट, और ये हमारे पास जो सॉल्यूशन बनता है वो हमारे पास 5% डेक्सट्रोज का सॉल्यूशन बनता है। एम्फोटेरेसिन बी मार्केट के अंदर लिपिड सॉल्यूशंस के अंदर भी अवेलेबल है, लेकिन जो हमारे पास लिपिड सॉल्यूशंस होते हैं वो हमारे पास बहुत कम जो हमारे पास टॉक्सिक इफेक्ट्स देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स के अंदर लिपिड सॉल्यूशंस यूज किए जाते हैं जिनके अंदर हमारे पास डेक्सट्रोज वाला सॉल्यूशन वर्क नहीं करता। उसके अलावा हमारे पास सिस्टाइटिस के अंदर, सिस्टाइटिस होता है हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन, तो सिस्टाइटिस के अंदर या फिर कैंडिडाइसिस के अंदर और लेशमेनियासिस के अंदर भी हमारे पास एम्फोटेरेसिन बी यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास एंटीबायोटिक आती है वो है निस्टैटिन। अब जो निस्टैटिन ड्रग है इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है दैट इज सिमिलर टू एम्फोटेरेसिन बी, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, लेकिन निस्टैटिन में हमारे पास फर्क क्या है कि निस्टैटिन हमारे पास टॉपिक, अब जब हम सिस्टेमिकली देते हैं, यानी कि अगर हम इंजेक्शन देते हैं या फिर टेबलेट देते हैं हमारे निस्टैटिन की, तब हमारे पास बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट्स आते हैं इन कंपैरिजन टू एम्फोटेरेसिन बी भी। और उसके अलावा हमारे पास, इसीलिए हमारे पास जो निस्टैटिन है, निस्टैटिन ड्रग हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टॉपिकली यूज की जाती है। सो निस्टैटिन ड्रग इज यूज्ड टॉपिकली। अब अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास ये यूज कहाँ की जाती है हमारे पास निस्टैटिन हमारे पास यूज की जाती है जो हमारे पास कैंडाइडल इन्फेक्शंस होते हैं, कैंडाइडा अल्बिकैंस की वजह से जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं कैंडाइडल इन्फेक्शंस, और कैंडाइडल इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास यूज की जाती है टॉपिकली एप्लीकेशन करके निस्टैटिन। और निस्टैटिन स्पेसिफिकली हमारे पास जो ओरल इन्फेक्शंस होते हैं, यानी कि हमारे माउथ के अराउंड जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको, और उसके अलावा हमारे पास फीमेल्स के केस में जो वेजाइनल इन्फेक्शंस है उसकी ट्रीटमेंट की जाती है टॉपिकल एप्लीकेशन के साथ निस्टैटिन से। अपार्ट फ्रॉम, अब नेक्स्ट जो हमारे पास एंटीबायोटिक है दैट इज हेमाइसिन। जो हेमाइसिन हमारे पास ड्रग है वो हमारे पास, ये भी हमारे पास टॉपिकली यूज की जाती है क्योंकि हमारे पास इसके भी सिस्टेमिक इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। अब उसके अलावा हमारे पास जो हेमाइसिन ड्रग है, हेमाइसिन हमारे पास जो ईयर के ऊपर फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ईयर हमारे पास जो कान होता है, ईयर होता है, ईयर के जो हमारे पास फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं उनके केस में हमारे पास हेमाइसिन यूज किया जाता है। और उसके अलावा हमारे पास जितने भी क्यूटेनियस जो कैंडाइडिस हो जाता है, जो कैंडाइडल इन्फेक्शंस है हमारे पास जो क्यूटेनियस मेम्ब्रेन्स पे जाते हैं उनके ऊपर हमारे पास हेमाइसिन यूज किया जाता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एजेंट आता है, नेक्स्ट एजेंट है हमारे पास ग्रिसियोफल्विन। अब ग्रिसियोफल्विन जो एजेंट है हमारा, ग्रिसियोफल्विन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू एम्फोटेरेसिन बी, और ग्रिसियोफल्विन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।